जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th साइंस में जो आपका बुक है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले जो है हमने केमिस्ट्री आपका शुरू कहां से करना है इसका जो है हमने पहले बेसिक वीडियो आपको बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके उस चीज को आप देख लें। क्योंकि अगर आपको किसी भी तत्व का जानकारी नहीं है, क्या तत्व होता है, क्या पदार्थ होता है, केमिस्ट्री को आखिर पढ़ना कैसे है, कैसे केमिस्ट्री को पढ़ें कि वो अच्छी तरह से याद हो सके, इस चीज के बारे में अगर आप नहीं समझते या फिर नहीं जानते हैं तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाके आप देख लें पहले, तभी जाके इस वीडियो आपको समझ में, ये वीडियो आपको अच्छी तरह से आएगा। लेकिन अगर आपको तत्वों का अच्छा खासा ज्ञान है या फिर तत्व के कुछ नाम है, उन सभी चीजों को जानते हैं, तत्वों का संकेत को अगर आप समझते हैं तो फिर आप जो है इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब देखिए इसको जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, कई जगह आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलता है, तो इंग्लिश थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है। रासायनिक इसको बोलते हैं केमिकल, और अभिक्रिया को बोलते हैं रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और एवं यानी कि एंड, और समीकरण का होता है इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब ये जो चैप्टर आपका है नाम रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। क्या समझेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को जो है हम लोग समझेंगे पहले। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया अभी इसको साइड में रखिए, लेकिन अभिक्रिया शब्द क्या होता है? अभिक्रिया का मतलब होता है किसी भी एक कोई भी चीज लीजिए और उसको जो है उसमें मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, और मिलाने के बाद जो बनता है वही होता है क्या? एक हमारा अभिक्रिया हो गया। वो समझ रहे हैं? अभिक्रिया का मतलब ही होता है मिलाना। लेकिन यहां पे रासायनिक अभिक्रिया है तो केमिकल को मिलाएंगे, केमिकल को क्या करेंगे? मिलाएंगे। ना केवल केमिकल को बल्कि पदार्थों को भी मिलाएंगे। वो पदार्थ में बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, तो केमिकल को मिलाएंगे और केमिकल को मिलाने के बाद जो आपका निकलेगा वही जो है हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक चीज को हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इससे पहले आपको जो है कुछ उदाहरण के तौर तरीके समझा दिया जाएगा। उदाहरण के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम जो है एक आध उदाहरण लेते हैं। तो हमने जो है एक उदाहरण यहाँ पे लिया, एक नंबर उदाहरण हमने लिया। यहाँ पे आपका एक उदाहरण ले लिया हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड। या फिर आप यहाँ पे ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया हमने? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहां पे लिखेंगे गर्म करने पर। ठीक है, तो इसको जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी जिसको हम लोग चूना कहते हैं, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। क्या क्या भागों में बढ़ता है? एक बढ़ जाता है ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और एक जो है और बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये गर्म करने पर यानी कि CaCO3 को, इसको सूत्र के माध्यम से भी लिख देते हैं, CaCO3 को जब हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इतना बड़ा चीज लिखने का जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में। इसको बस इसके ऊपर, तीर के ऊपर आप अगर एक त्रिभुज बना देंगे तो अपने आप इस संकेत से समझ लिया जाएगा कि आप CaCO3 को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। और CaCO3 को यानी कि चूना को जब आप गर्म करेंगे तो हमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड O। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका बचता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। कैसे? अब देखिए CaO हो गया यहाँ पे, CaO यानी कि ये कैल्शियम, और ये ऑक्सीजन का एक जो आपका यूनिट है उसको यहाँ पे ले लिया। ठीक, तो बचा क्या है? दो को बचा, तो CO2 ही तो बचा यहाँ पे, तो CO2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये क्या है? एक गैस है, तो गैस है तो ये ऊपर आपको एक निशान दे देना है, और ऊपर जब आप एक तीर दे देंगे तो समझ जाएगा यहाँ पे कि आप जो है ये एक गैस है, और गैस क्या होता है? ऊपर उड़ रहा होता है। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हैं, यानी कि गैस निकल रहा होता है। तो गैस निकल रहा है यानी कि यहां से गैस उत्पन्न हो रहा है, तो इसको आप इस तरह से दर्शा देना है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये आप समझ लिया आपने। उसके बाद दूसरा नंबर और दे देते हैं। दूसरा नंबर एक और चीज आप समझिए इस चीज को, कि एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन। क्या ले लिया? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमने ले लिया। एक और ले लिया हमने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
इनको जब रिएक्शन कराया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया, तो क्या बनाता है ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी चीज से मिलता है तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड को ही हम लोग जो है जल कहते हैं, जल यानी वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन को H2 से डिनोट किया जाता है, पता है इतना, और ऑक्सीजन को जो है O2 से डिनोट किया जाता है। और इसका जब रिएक्शन कराया गया तो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O का निर्माण करता है, जिसको हम लोग जल कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपका एक हो गया क्या, रासायनिक अभिक्रिया हमने यहाँ पे बनाया। इसको हमने जो है रसायन का यानी कि एक एक चीज को लिया और उसका हमने अभिक्रिया कराया, यानी एक तत्व में दूसरे तत्व को मिलाया और उसका अभिक्रिया कराया। एक तत्व को जो है गर्म करके तोड़ा तो दो तत्व निकला। तो ये जो है आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे याद कर लेंगे किताब में, नहीं, याद करेंगे तो वो कुछ समय तक ही रहेगा, लेकिन अगर आप समझेंगे कॉन्सेप्टुअल चीज को तो वो जो है आप काफी लंबे समय तक आपको याद रहेगा और भूलेंगे ही नहीं। देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया यहां पे देखिए, जब कोई पदार्थ, जब कोई अकेले पदार्थ, जब कोई अकेले पदार्थ या जब कोई अकेले पदार्थ या अन्य पदार्थ से मिलकर, जब कोई अकेले पदार्थ या अन्य पदार्थ से मिलकर, जब कोई अकेले पदार्थ, यहां पे अकेले पदार्थ था, जब कोई अकेले पदार्थ या अन्य पदार्थ से मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान से समझ गए होंगे आपको, जब कोई एक पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ नए गुण वाले, ये सब क्या है, नया गुण वाला है, अधिक पदार्थ नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसको आप समझ गए होंगे कि जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थों का निर्माण करता है, किसी नए पदार्थों का एक या एक से अधिक निर्माण करता है, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कहेंगे नए पदार्थ कैसे निर्माण किया, तो आप इस चीज से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है जलने वाला चीज। क्या होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि जलता है। क्या हो गया, जलने वाला चीज। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये क्या है, आपका जलाने वाला चीज है। क्या है, जलाने वाला। किसी भी पदार्थ को जो अगर जलता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, तो ये हो गया जलाने वाला। और ये H2O यानी जल, ये क्या हो गया, बुझाने वाला। आग को क्या हो गया, ये बुझाने वाला। यानी कि जलने वाला पदार्थ और जलाने वाला पदार्थ जब मिलता है तो क्या बनाता है, बुझाने वाला पदार्थ बनाता है। मतलब कि इससे बिल्कुल डिफरेंट गुण है इसका, इससे बिल्कुल ये नए गुण वाला पदार्थ है। ये आप मान रहे हैं, ठीक है। तो यही तो आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखाया गया है कि जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ नए गुण वाले एक या एक से अधिक गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। क्या लिख दिए, नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई एक पदार्थ या अधिक एक से अधिक पदार्थ नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया तो ये हो गया, लेकिन एक और चीज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया। तो आप समझ गए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब आप समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या क्या बला है। तो देखिए रासायनिक समीकरण, इसको जो आप पढ़ेंगे, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये ऊपर जो आपको रिएक्शन दिख रहा है, इसको आपको क्या पढ़ना है,
तो ऊपर जो आपको रिएक्शन दिख रहा है, ऊपर जो आपको अभिक्रिया दिख रहा है, इसको आप रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसको आप रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन नीचे जो दिख रहा है, जो हम इसको नाम को जो है यानी रासायनिक नाम को जो हम सूत्रों के माध्यम से दर्शाए हैं, एक संकेत के माध्यम से दर्शाए हैं, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है? तो यहां पे डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। क्या हो गया क्लियर? कि रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक ये क्या है ऊपर, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों व सूत्रों के माध्यम से दर्शाना, सूत्रों के माध्यम से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शा रहे हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा वही चीज। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये चीज आपका रासायनिक अभिक्रिया एंड रासायनिक समीकरण को तो समझ गए होंगे। अब एक और चीज है आपका अभिकारक और प्रतिफल। ये क्या होता है तो ध्यान से समझिए। ये जो आपका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये जो आपका भाग है जहां पे आपका पदार्थ क्या हो रहा है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ रहा है ना, जहां पे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जहां पे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक। और जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। क्लियर है? तो अभिकारक क्या हो गया? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़कर, एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से जुड़ता है तो उसी को बोलते हैं अभिकारक। और प्रतिफल किसको बोलेंगे? तो एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से जुड़कर जो नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान और इजीली तरीके से आपने जो है इस चीज को क्लियर कर लिया होगा। ठीक है यहां तक? या फिर जो है एक और इस तरह से बोल सकते हैं, इसका एक और डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ये हो रहा है और इसमें जो भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं। इस तरह से भी आप डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को क्या कहते हैं? भाग लेने वाले तत्व को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या फिर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो प्राप्त प्रतिफल होता है, जो प्राप्त उत्पाद होता है, उसी को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। प्राप्त उत्पाद, इसको उत्पाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। प्रतिफल क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहा जाता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया का गुणधर्म समझेंगे हम लोग, कितने गुण होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है बात करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अभिकारक जो होता है ये क्या होता है? ये हमेशा अपने गुण को त्यागता है, लेकिन प्रतिफल जो होता है वो अपने गुण को जो है वो बनाए रखता है। यानी प्रतिफल बनने के लिए क्या करता है? ये अपने गुण को बंधे रखता है, ये टूटता नहीं है, बल्कि अभिकारक अपने गुण से ये जो है दूर भाग जाता है। अब इसके बारे में आगे भी जो है सही से आपको बताया जाएगा कि कैसे ये बात कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। उसके बाद इसको बोर्ड जो है आपका साफ कर लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो अब जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है, यानी रासायनिक जब अभिक्रिया, रसायनों का जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या क्या गुण उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कई सारे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस कभी उत्पन्न होता है, तो कभी जो है ठोस को वो द्रव बना देता है, तो कभी द्रव को वो जो है गैस बना देता है। इस तरह से गुण होता है। ठीक ना, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि ताप चेंजिंग हो जाता है। कभी ताप को जो है उसमें देते हैं तो ताप जो है ऐसा लगता है कि कभी रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले जो है उसमें ताप देना पड़ता है। और ऐसा कभी होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है। तो ये क्या है? एक गुण है। ठीक है, तो इन्हीं चीज के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो गुणधर्म है वो 5 है और ये लॉन्ग टाइप में आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, यानी कि एक तरह से बनते भी हैं, लगातार बनते रहते हैं आपका।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो गैस की उत्पत्ति यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है या नहीं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कैसे? तो देखिए ध्यान से, अब जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये पांचों अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पांचों अवस्था, यहां तक क्लियर है? तो पांचों अवस्था के बारे में देखेंगे। सबसे पहले गैस की उत्पत्ति, कुछ हम लोग जो है ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है HCl एक ले लिए। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पेट में स्राव होता है। ठीक है, उसके बाद एक सोडियम ले लिए, धातु तत्व। ठीक है, तो सोडियम, और इसका जब रिएक्शन कराए HCl और सोडियम का, और रिएक्शन कराने का नियम भी सीख लीजिए। ये जो आपका जहां पे दो दिख रहा है, दो तत्व है ना, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, तो क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो यहाँ पे पहले क्या होता है? प्लस, फिर बाद में माइनस। यहाँ पे एक ही है सोडियम, तो यहाँ पे बस प्लस ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा, क्योंकि दूसरा रहता तब जाके यहाँ पे माइनस देते, ठीक ना। अब देखिए, अब ये जो मिलेगा, ये प्लस वाले को प्लस के साथ नहीं जोड़ना है, बल्कि प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ता है। तो प्लस को माइनस के साथ जुड़ेंगे, यानी Na और Cl मिल जाएगा। यहाँ पे Na और Cl, तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड, है ना। तो सोडियम क्लोराइड आपका बना दिया यहाँ पे। उसके बाद बचा क्या? H, और ये H जो है अकेले नहीं लिखते हैं, बल्कि H2 लिखना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन है, ठीक ना। और ये जो है क्या है? एक गैस है, और गैस को जो है इस तरह से दर्शाते हैं कि ये भाई गैस जो है निकल रहा है यहाँ से। क्लियर है? और गैस को या तो आप G से डिनोट कर सकते हैं, G से गैस होता है, ठीक है। तो G से आप डिनोट कर दिए इसको। ये जो है क्या हो रहा है? ऊपर निकल रहा है। या तो इसको लिखें या तो इसको लिखें, बेस्ट रहेगा बस आप इसको दे दें। तो ये चीज से आपका क्या हो गया कि आपको ये दर्शा रहा है, ये चिन्ह जो है, ये आपको उदाहरण ये दर्शा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का उत्पन्न भी होता है, गैस की उत्पत्ति भी होती है। यहाँ पे आपको हेडिंग में लिख देना है, और बस नीचे उदाहरण में एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको दे देना है, ठीक है। मेनली एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो ऊपर तो लिख ही सकते हैं इतना सा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम को जब मिलाए तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अवक्षेपण का बनना, अब अवक्षेपण का बनना, कई बार ऐसा भी होता है कि अवक्षेप निकलता है। अवक्षेप का मतलब जैसे देखिए, अगर आप चीनी और पानी को अगर आप खोलेंगे तो उसके नीचे जो है ठोस पदार्थ को, चीनी का ठोस पदार्थ जो है वो क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है आकर के। तो क्या हो गया? जो चीज नीचे बैठ जाता है वो ठोस पदार्थ होता है, और उसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना, ठीक है। तो कई बार रिएक्शन जब कराते हैं तो वो क्या होता है? कुछ पदार्थ नीचे आके बैठ जाता है, ठीक है। तो कई बार जब बैठ जाता है तो उसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया NaCl लिख दीजिए आप, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, है ना। उसके बाद इसको जो है AgNO3, यानी कि ये क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग जो है क्या करेंगे? मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम का जो हमारा पहले क्या होता है? प्लस, बाद में माइनस। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, दो है ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करेंगे? प्लस वाले को माइनस के साथ मिलाएंगे और माइनस वाले को प्लस के साथ। तो प्लस है यहाँ पे सोडियम, इसको माइनस के साथ जोड़ेंगे। ये नहीं कि इसका और इसका ये डायरेक्ट लिख दे, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, यानी NaNO3 क्या बन गया? ये सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट। ये NO3 क्या होता है? नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट बन गया, बचा क्या? Cl और AgCl। अब ये क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि Cl किसी से भी मिलता है तो क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड ही जो है अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। और जो चीज अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है उसको नीचे, यानी नीचे तीर चिन्ह से दर्शा दिया जाता है कि AgCl जो है और NaCl और AgNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब मिलाया जाता है तो हमारा सोडियम नाइट्रेट जो है ये ठीक रहता है, विलयन में मिल जाता है। लेकिन AgCl जो है ये क्या हो जाता है? नीचे विलयन के बैठ जाता है, जिसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं, अवक्षेप का बनना। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप भी बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इसको बता सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब मिलाया जाता है तो सोडियम नाइट्रेट जो है वो विलयन में मिल जाता है, और सिल्वर क्लोराइड जो है वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद रंग परिवर्तन। कई बार ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी बदलाव आता है, मतलब जो तत्व है या फिर जो पदार्थ है उनमें बदलाव आता है। जैसे
उदाहरण के तौर पे जैसे आप दे सकते हैं यहाँ पे कि जब देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जो है जब पान खाता है, पान, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, पान खाता है, तो पान को जब खाता है तो पान खाने के बाद जो है उसका रंग कैसा हो जाता है। पान खाता है, पान में क्या मिला रहता है, पान में चूना मिला रहता है और भी कई सारे पदार्थ मिले रहते हैं, और उन चीज़ को जब वो खाता है तो उसका जो रंग हो जाता है वो कैसा हो जाता है, यानी ये जो रहता है ये कैसा रहता है, चूना रहता है, सफ़ेद, है ना। और ये पान जो है आपको दिखेगा, अगर दिखे तो हरा दिखता है, लेकिन ये सारा चीज़ मिल कर के जितना भी उसमें मसाला वगैरह रहता है, पान मसाला वगैरह, उसमें जितने भी चीज़ें रहती है, वो गंधक रहता है, ये सभी चीज़ मिल कर के जो है वो कैसा होता है, तो वो लाल टाइप का हो जाता है, तो लाल हो जाता है। तो ये जो है क्या हो गया, रंग बदला कि नहीं, चूना भी क्या एक पदार्थ है, पान भी क्या एक पदार्थ है, दो पदार्थ मिलकर के क्या बना रहा है, लाल रंग बना रहा है, यानी कि चेंजिंग कर रहा है उस रंग को, समझ रहे हैं। तो ये रंग परिवर्तन भी होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये भी एक गुणधर्म है इसका, ठीक है। अब एक और चीज है आपका ताप का बदलना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप भी बदला होता है। अब कैसे, तो ताप बदलने का मतलब ये हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ताप दो तरह से बदलता है। एक जिसमें कि ताप का क्या होता है कि शोषण होता है, जिसमें ताप का शोषण होता है। शोषण का मतलब हो गया जिसमें ताप लगता है, जिसमें ताप लगता है, तापमान जिसमें लगता है तभी अभिक्रिया वो होगा। जैसे आपने देखा था इससे पहले जो अभी आपने आपको बताए थे कि जो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तभी होता है जब, ये तभी टूटेगा जब इसमें हम लोग उष्मा देंगे, इसमें हम लोग जब उष्मा देंगे तभी जाके ये टूट करके कुछ बनाता है, समझ रहे हैं। तो ये उदाहरण आपको बता चुके हैं वैसे, लेकिन आपको समझने से बेस्ट है, बस मतलब है। तो शोषण किया जाता है इसमें, यानी कि ताप का क्या होता है, इसमें शोषण होता है, यानी ताप लगता है तभी जाके अभिक्रिया होगा। और एक और होता है जिसमें कि अभिक्रिया होने के बाद जो है उष्मा उत्पन्न होता है, यानी ताप उत्पन्न होता है। ताप का उत्पन्न होना, ताप उत्पन्न होता है, ताप क्या होता है, उत्पन्न होता है। ताप उत्पन्न होता है यानी कि इसमें ताप जो है क्या होता है, निकलता है। ताप क्या होता है, उष्मा क्या होता है, निकलता है, ठीक है। समझ गए होंगे आपको ताप का बदलना, ठीक। अगला है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यानी कि अवस्था को जो है, कितना प्रकार का होता है अवस्था, पदार्थों की अवस्था तीन तरह की होती है। कौन कौन, एक होता है ठोस अवस्था, और एक होता है द्रव अवस्था, और एक होता है गैसीय अवस्था। यानी कि ऐसा भी होता है कभी कभी क्या ऐसा होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कि ठोस पदार्थ है उसको गैस में बदल दिया, या फिर द्रव पदार्थ है उसको गैस में बदल दिया। तो मतलब क्या, अवस्था परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो अवस्था भी परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी देखें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्या एग्जाम्पल है, तो H2 ले लिए, हाँ सही, H2 ले लिए और O2 ले लिए। H2 और O2 को जब मिलाए तो H2 क्या है, एक गैस है। ठोस पदार्थ को किससे डिनोट करते हैं, ठोस को जो है सोलिड कहा जाता है, सोलिड इंग्लिश में, तो इसको S से डिनोट किया जाता है। द्रव को लिक्विड कहा जाता है, इसको L से डिनोट किया जाता है। गैस को G से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको अगर कहीं भी रासायनिक समीकरण में S लिखा हुआ मिल जाए इस तरह से, ये H2 है यहाँ पे, और इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे आपको G लिखा हुआ मिल गया, मतलब क्या, H2 क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। O2 के बगल में भी आपको अगर इस तरह से G लिखा हुआ मिल गया, मतलब समझ जाइएगा कि O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या है, वो गैस है, ठीक है। तो ये गैस और गैस मिलकर के क्या बनाता है, H2O यानी कि जल। तो जल जो है, जल क्या है, यानी द्रव है, तो ये हो गया लिक्विड, क्या हो गया, लिक्विड। और जब ये लिक्विड हो गया आपका, यानी कि जल जो है एक क्या हो गया आपका, लिक्विड। और जब ये लिक्विड हो गया तो एक तरह से क्या बन गया, द्रव, है ना। यानी कि दो गैसें मिल करके क्या बना रहा है, दो गैस मिलकर के क्या बना रहा है, आपका द्रव बना रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन आया कि नहीं, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया आपका। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप H2 + O2 = H2O, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, 5 नंबर में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इस चीज़ का आप एक स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है उसको लिखते जो है, उसको लिखने का नियम क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे इसी को हम लोग साफ कर लेते हैं और फिर जो है यहीं पे देख लेते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है, देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, लिखने का नियम, चलिए
अब बताइए रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं हम लोग तो अभिकारक को किस ओर लिखते हैं? अब कहेंगे अभिकारक तो बाईं ओर रहता है भाई, किस ओर रहता है? बाईं ओर। अभिकारक ये सब अभिकारक ही तो है, तो अभिकारक किस ओर रहता है? अभिकारक बाईं ओर। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिकारक, रासायनिक समीकरण लिखते वक्त अभिकारक जो है क्या करते हैं हम लोग? अभिकारक बाईं ओर। और क्या दूसरा है प्रतिफल, प्रतिफल किस ओर लिखते हैं भाई? तो दाईं ओर। और तीसरा आपका है अभिकारक बाईं ओर, प्रतिफल दाईं ओर। और ये जो तीर चिन्ह आपका है, ये जो तीर चिन्ह आपको दिख रहा है, ये तीर चिन्ह डिसाइड करता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। क्या डिसाइड करता है? ये तीर चिन्ह जो है डिसाइड करता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। और अगर एक से अधिक अभिकारक हो तो उसके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक से अधिक अभिकारक हो तो बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, प्लस चिन्ह का, प्लस चिन्ह का, ठीक है। और अगर एक से अधिक प्रतिफल हो, तब एक से अधिक प्रतिफल हो तो भी बीच में क्या करेंगे? प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक से अधिक प्रतिफल हो तो बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका तीर चिन्ह होता है, इसमें जो तीर चिन्ह होता है ये क्या करता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है। समीकरण में तीर चिन्ह इस तरह से भी आप दे सकते हैं। क्या करता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है, अभिक्रिया की दिशा बताता है या फिर दिशा निर्धारित करता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो है इस तरह से दिख रहा है आपको, मतलब कि इसकी अभिक्रिया जो है होकर के यहाँ लिखे हैं। अब इस चीज को आप एक और उदाहरण से सही से आप समझ सकते हैं। ये वाला देखिए, CaO क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब हम तोड़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? Ca यानी कैल्शियम और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन आपका बनाया। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। यानी ये तीर चिन्ह जो है आपका बता रहा है कि कैल्शियम को जब हम तोड़े तो कैल्शियम और ऑक्सीजन बनाया, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? एक ये क्या हो गया? प्रतिफल, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? अभिकारक। लेकिन अगर हम Ca और O2 को मिला दें तो क्या बनाएगा? CaO। Ca यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन को मिला दें तो क्या बनाएगा? CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे ये जो हो गया, ये क्या हो गया? आप कहेंगे अभिकारक हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो था ये क्या था? यहाँ पे ये देखिए और ये देखिए सेम था, लेकिन ये क्या था? प्रतिफल। लेकिन बात आता है कि भाई ये जो तीर चिन्ह है वो किस ओर है? जिस ओर तीर चिन्ह दिखेगा वही हमारा क्या होता है? प्रतिफल होता है। तो यहाँ पे जो है Ca और O2 जब मिला तो CaO मिला, तो यही हो गया क्या हमारा? प्रतिफल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रतिफल और ये अभिकारक में आप समझ गए होंगे कि ये समीकरण जिस ओर चिन्ह रहेगा, जिस ओर तीर चिन्ह रहेगा, ये अभिक्रिया की दिशा को निर्धारित करता है। अगर इस ओर तीर चिन्ह है मतलब कि ये तत्व मिल करके इस ओर अभिक्रिया प्रतिफल इस ओर बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो रासायनिक समीकरण को लिखने का ये नियम है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद अगले वीडियो में जो है, यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार को देखेंगे, फिर जाके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे, और संतुलित रासायनिक समीकरण एंड संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अगले वीडियो में जब आप जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।